हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सेल के डायग्राम में ऑर्गेनल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें ये जानेंगे। हम सबके एग्ज़ाम्स में या तो सेल का डायग्राम बना हुआ आता है या हमें सेल का डायग्राम बनाने के लिए आता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वो कैसा दिखता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सेल का डायग्राम है तो हर एक ऑर्गेनल्स में कैसे दिखता है। हम ये सब जानेंगे कुछ ट्रिक्स की मदद से और उसके पीछे का रीज़न भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल में देखते हैं। तो जो पहली लेबलिंग आपको यहाँ दिख रही है ये है राइबोसोम्स। तो ये देखिए बहुत ही छोटे से जो माइन्यूट बिल्कुल डॉट जैसे दिख रहे होंगे, ये राइबोसोम्स हैं। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं और ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इसलिए ये डायग्राम के अंदर डॉट्स रिप्रेजेंटेड होते हैं। ठीक, फिर सेकेंड लेबलिंग जो आती है वो आती है हमारी न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है और बहुत ही बड़ा होता है और एनिमल सेल में लगभग ऑलमोस्ट सेंटर में ये पाया जाता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये एक डार्क कलर का सर्कल बना आपको दिखेगा, दिस इज़ नोन एज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच्ड यानी न्यूक्लियस से ही निकलते हुए कुछ मेम्ब्रेन लाइक इन्वेजिनेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमने अपनी पिछली वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तभी भी हमने बताया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू की जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। तो पहले जो होते हैं वो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पर ही छोटे छोटे डॉट्स या फिर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे कि पहले हमने डायग्राम में आपको दिखाया कि ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो इनको राइबोसोम बोला जाता है। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं आपको ये न्यूक्लियस के पास जो इन्वेजिनेशन मिलेंगे जिसमें आपको डॉट्स या राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे उनको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट लेबलिंग चली आती है हमारी सेंट्रियोल की। तो सेंट्रियोल को हम किस तरह से पहचानेंगे? तो बच्चों देखो, सेंट्रियोल जो होता है ना वो हमेशा पेयर में पाया जाएगा, मतलब कभी भी एक सिंगल नहीं होगा, दो हमेशा साथ में होंगे और लगभग परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक दूसरे से राइट एंगल बना रहे होंगे जैसे यहाँ बना रहे हैं, और ये सिलेंड्रिकल होंगे शेप में। ठीक है, तो क्या चीज़ याद रखनी है? जो पेयर में है, राइट एंगल बना रहे हैं और सिलेंड्रिकल हैं, वो क्या है? सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेबलिंग होगी वो होगी हमारी गोल्जी एपैरेटस की। गोल्जी एपैरेटस को हम गोल्जी स्टैक भी बोलते हैं। तो स्टैक से हम याद कर सकते हैं कि जो एक स्टैक सा बन रहा हो, ठीक है, बहुत सारे इन्वेजिनेशंस का, या जैसे हमने ईआर देखे तो ईआर जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बट ये क्या होगा? एक के ऊपर एक ऐसे करके स्टैक्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे गोल्जी स्टैक या गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, स्टैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि याद रखने में आसानी होगी आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद गोल्जी स्टैक के आसपास ही जो स्मॉल सर्कुलर बॉडीज़ होंगी ये होंगी हमारी वेसिकल्स। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस करा था तो हमने बताया था कि वेसिकल्स का क्या फंक्शन होता है या वेसिकल्स किस काम में आते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में ही दे दूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आती है लाइसोसोम्स की। ठीक है, अब जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन के लिए काम में आते हैं। तो जैसे हमें ये याद रहेगा कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक सर्कल जिसके अंदर बहुत सारे डॉट्स हैं वो क्या कहलाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, तो जिस सर्कल के अंदर अगर डॉट्स मिलते हैं, सर्कल यानी हमारा सेल ऑर्गेनेल हो गया, और उसके अंदर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो
एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे करके पहचानोगे, जो सर्कुलर से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनके अंदर मेम्ब्रेन से ही थोड़े से स्ट्राइप्स निकले होंगे। ठीक है, स्ट्राइप्ड स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब ये स्ट्राइप्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। ठीक है, अंदर से वो फोल्डेड होती है, इस वजह से ये स्ट्राइप्ड दिखता है डायग्राम के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम तो सिंपल एक छोटा सा गोला बना होगा तो वो पेरोक्सिसोम हो जाएगा। फिर आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ये किसी स्टिक की तरह पड़े होंगे सेल के अंदर। अगर आपको स्टिक जैसा कुछ दिखता है, अब देखिए कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होगा बट अगर वो एंड्स पर थोड़ा सा मोटा हो रहा है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है या गोल्जी हो सकता है। बट जो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एंड्स पे बल्ज नहीं है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, फिर आती है वैक्यूल की बात। तो जो वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं। तो वैक्यूल अगर एनिमल सेल में आप कंफ्यूज हो गए तो वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में हो सकते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेम्ब्रेन से ही स्ट्राइप्स निकल रहे होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और जिसमें कुछ नहीं निकल रहा होगा, प्लेन सा एक गोला सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, वो वैक्यूल कहलाएगा। और पेरोक्सिसोम जो होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, वैक्यूल थोड़े से बड़े होंगे। उसके बाद जो बाकी आपको सेल के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, उसको आप साइटोप्लाज्म लेबल कर सकते हो। ठीक है, और जो ये सेल की आउटर बाउंड्री जो दिख रही है, ये ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे ऑर्गेनल्स को आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करनी है ये जाना। अब क्योंकि आपको पता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, दोनों सेल्स एक से नहीं होते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स में चेंजेस होते हैं या कुछ ऑर्गेनल्स का साइज दोनों में वेरी करता है। तो इसीलिए हम प्लांट सेल को भी पढ़ेंगे, जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको रिवाइज करेंगे और जो नई चीज़ें होती हैं उनको हम दोबारा से जानेंगे। ठीक है, अगर आपको एनिमल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं प्लांट सेल को। तो राइबोसोम्स फिर से जैसे आपको बताया था कि डॉटेड से स्ट्रक्चर होंगे, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट। लाइसोसोम का आपको बताया था कि ऐसे स्ट्रक्चर होंगे गोल से, जिसके अंदर बहुत सारे डॉट्स होंगे जो कि एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर न्यूक्लियस, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड नहीं होगा बट होगा वही गोल सा। ठीक है, और थोड़ा बड़ा सा, और उसके अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि होगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो भी वैसे ही होंगे कि उनकी आउटर मेम्ब्रेन से थोड़े स्ट्राइप्स से आ रहे होंगे। ठीक है, फिर हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर वॉल्स से अटैच्ड होगा और उसके आसपास होगा, और उस पर डॉटेड राइबोसोम्स होंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और जिस पर डॉटेड राइबोसोम्स नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अब प्लांट सेल की जो एक विशेषता होती है कि इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक, तो जो एक बड़ा सा खाली स्ट्रक्चर आपको प्लांट सेल के अंदर दिखेगा वो कहलाता है वैक्यूल। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद पेरोक्सिसोम्स का वही रहेगा कि छोटे से गोले होंगे। उसके बाद गोल्जी apparatus भी वैसे का वैसे ही रहेगा कि स्टैक्ड वेसिकल्स से होंगे। ठीक है, फिर आता है हमारी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ये सब चीज़ें कॉमन रहती हैं एनिमल और प्लांट सेल में। अब जो स्पेशल ऑर्गेनल आता है प्लांट सेल में, दैट इज़ योर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, अगर लेबल देखना चाहते हो तो ये। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को किस तरीके से पहचानोगे? क्लोरोप्लास्ट भी सर्कुलर ही होंगे, लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के साइज के ही होंगे, बट उसके अंदर क्या है ना, आपको थोड़े
ऐसे स्टैक से दिखेंगे जो कि लाइन से कनेक्टेड होंगे, मतलब बीच बीच में लाइंस होंगी और साइड में फिर थोड़े ऊपर से स्टैक्ड लाइंस होंगी, फिर आगे लाइंस होंगी, वो कनेक्टेड होंगी। अब स्टैक से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो गोल्जी अपैरेटस वाला स्टैक है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, बट ये वाले यहाँ पे जो स्टैक्स है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ठीक है, और ये कनेक्टेड भी होंगे, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट का हमें पता चल गया किस तरीके से पहचानना है। फिर जो हमारा अमाइलोप्लास्ट होगा वो एक ऐसे जो हिप्नोटिज्म वाले सर्कल्स नहीं होते हैं, उस तरीके से हमारा अमाइलोप्लास्ट होगा। और एंड में जो लास्ट और जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा सेल वॉल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू लुक एट द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑर्गेनल्स। हमने हर ऑर्गेनल की कुछ पहचान बनाई जिससे कि हम उसको इजीली एक डायग्राम में से आइडेंटिफाई करें। और अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप ऑर्गेनल्स को एक सेल के अंदर जब आप ऑर्गेनल्स ड्रॉ करेंगे तो केवल इन पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखो, जिससे कि आप डिफरेंट ऑर्गेनल्स को डिफरेंशिएट करा पाओ उस सेल के डायग्राम में। भले शक आप बहुत अच्छी ड्राइंग्स ना बना पाओ, बट ये याद रखना कि जब आप लाइसोसोम दिखाओ तो एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिखाओ जिसके अंदर डॉट्स दिखा देना जो एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया बनाओगे तो उसके अंदर स्ट्राइप्स दिखा देना। जब आप न्यूक्लियस दिखाओगे तो उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस दिखा देना। वहीं अगर आप क्लोरोप्लास्ट दिखाओगे तो उसके अंदर छोटे छोटे स्टैक्स जो कि कनेक्टेड रहेंगे वो दिखा देना। वैक्यूल तो बड़ा सा, अगर प्लांट सेल बना रहे हैं आप तो वैक्यूल आपको एक बड़ा सा सर्कुलर या थोड़ा सा इर्रेगुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाना होगा।